नमस्कार दोस्तों। देखिए आज आपका 18 अक्टूबर है, ठीक है ना। और 18 अक्टूबर के हम लोग क्या कर रहे हैं, मेंस के जो आपको 4 क्वेश्चन दिए गए थे उनके बारे में हमें मॉडल आंसर आपको बताना है, ठीक है ना। और एक चीज़ समझिए, आपको किसी भी क्वेश्चन में पैनिक होने की आवश्यकता नहीं कि अरे नहीं आ रहा ये सब, बस धीरे धीरे आप कंटिन्यू करते रहिए, अपने आप हो जाएगा। अब हमारे सामने दो चुनौतियां हैं। पहली बात तो जैसे कल हुआ की स्थिति हुई कि 7 से 8 दिसंबर में हमारा क्या होगा, प्री होगा। अब जब आप एक चीज़ समझिए कि प्री के तुरंत हमें 2 मंथ बाद आपको क्या करा देगा, ये मेंस करा देगा, ये आप समझ लीजिए। बिल्कुल सोचने तक का समय नहीं है, 2 मंथ बाद आपका क्या करा देगा, मेंस करा देगा। और मेंस के लिए वही बच्चा प्रिफर होगा। और एक बात और आपको जानकारी बता दूं, प्लस पॉइंट ये है कि लगभग लगभग 1,000 से ऊपर पोस्ट है। कल विज्ञप्ति 915 पोस्टों की आई है, देखिए। और 915 पोस्ट के ऊपर अभी का है और बढ़ना है, ये आप समझिए। कई सूत्रों से पता लग रहा है, सबको जानकारी होगी, सूत्र वही रहते हैं, मुझे भी वही पता चलता है जहाँ से आपको पता चलता है। बस हमें क्या है, कंटिन्यू तरीके से करते रहना है। तो देखिए जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा आपको पैनिक नहीं होना। पहले आपको थोड़ा इंट्रो लिख देना थोड़ा सा, उसके बाद उसकी बॉडी बना लेना, है ना। और उसमें आपने देखा होगा ये डायग्राम वगैरह सेट कर लेना, बाद में थोड़ा सा कंक्लूजन लिख देना बस। तो एक क्वेश्चन जैसे ये हम आज 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आपको कुछ क्वेश्चन पहले ही मैं दे चुका हूँ। अब देखिए जैसे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा में अनुच्छेद 32 के महत्व की चर्चा करना है। इसे भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा कहा था। तो देखिए जो हृदय और आत्मा है ये भीमराव अंबेडकर ने कहा था, B.R. अम्बेडकर ने कहा था, है कि नहीं। तो अब जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार के बारे में देखो हर बच्चा जानता है कि भाग 3 में इनका वर्णन है। अनुच्छेद 32 में भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था, इन्हें अमेरिका के संविधान से लिया गया। बस आपको वही थोड़ा थोड़ा लिख देना। देखिए जैसे इसमें मॉडल एम्फर में 2-3 लाइन, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 32 में संवैधानिक अधिकारों के उपचारों के बारे में बताया गया, ठीक है ना। क्योंकि यह व्यक्ति को, जैसे आपने देखा होगा, चूंकि यह अनुच्छेद व्यक्ति को मूल अधिकारों के हनन या शोषण होने पर सीधे उच्चतम न्यायालय पर जाने की अनुमति दे देता है। देखिए अगर आप हाई कोर्ट जाएंगे तो यह सभी को मालूम है आर्टिकल 226 है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं तो आपने देखा होगा कि आर्टिकल 32 है। 32 के बारे में लिख दिया है कि नहीं, कि ये सीधा हमें क्या करता है, हाई कोर्ट जाने की अनुमति देता है और आपके मूल अधिकारों के खिलाफ होने पर। अब एक चीज़ आप समझिए, इसीलिए भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की हृदय और आत्मा कहा था। अब इसका महत्व देख लेते हैं। पहले नंबर पर जैसे मान लिया व्यक्ति का हनन हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पर व्यक्ति के मूल अधिकारों के हनन होने पर ये 5 प्रकार की रिट जारी कर, जैसे हार्बर कार्पस हो गया, मैंडमस हो गया, प्रोहिबिटन हो गया, ये सब चीज़ें हैं। तो 5 प्रकार की रिट है, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और क्यूआरंटो, अधिकार परीक्षा, है कि नहीं। तो ये 5 प्रकार की रिट तो जारी करने का अधिकार हो गया। और एक चीज़ आप समझिए, ठीक, बंदी प्रत्यक्षीकरण की रक्षा के अधिकार में क्या होता है, नियुक्त किसी लोक अधिकारी को क्या करता है, याचिका दायर कर सकते हैं आप। तो आपके मूल अधिकारों का संरक्षक है कि नहीं है। दूसरे नंबर में संविधान की आत्मा क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखो जो व्यक्ति होते हैं ना, वही संविधान का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। देखो संविधान का संशोधन कौन सा कर सकता है, हमारा जो सांसद होते हैं पार्लियामेंट के। और सांसद को कौन चुनता है, हम लोग चुनते हैं। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि भाई जो व्यक्ति हैं हमारे क्या हैं, ये आपके सामाजिक, जो आपका आर्टिकल 32 है इसमें हृदय और आत्मा है, ठीक है ना। तो इसको ऐसे आपको लिख देना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें कुछ सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं है, बस ये समझिए कि हमारा क्वेश्चन लिखा होना चाहिए वहाँ पे, कुछ उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, अपने आप यहाँ पर लिख जाएगा। कोई भी कानून तभी जोड़ा जा सकता है जब क्या अधिकारों का हनन नहीं हो सकता है, ठीक है ना। और आ गया ना समझ में। अब आर्टिकल 32 आपने देख लिया ना, जैसे आपने देखा कोई भी कानून मान लो संसद ने बना दिया, तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिव्यू भी तो करता है कि भैया ऐसा तो कोई कानून नहीं बना जो मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाता हो, हनन करता हो, उसको रिव्यू कर दिया जाता है। आ गया ना समझ में। अब देख लेते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन, ये GS पेपर 4 का है। देखिए लगे रहिए, कुछ ना कुछ आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। GS 4 ये 18 तारीख है। भ्रष्टाचार की जड़ संस्थागत पारदर्शिता में कमी है, ठीक है ना। पारदर्शी शासन संरचना के निर्माण के लिए नैतिक ढांचे का सुझाव का क्या करिए, व्याख्या करिए। तो भ्रष्टाचार की संस्थागत पारदर्शिता, तो इसमें हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जैसे भ्रष्टाचार किसे कहते हैं। तो जब व्यक्ति गलत तरीके से अर्जन करने लगता है, तो आपने देखा होगा जैसे क्या है, घूसफेरी, दलाली लेना, अन्य स्रोतों से भी, तो क्या कहलाता है, भ्रष्टाचार कहलाता है। अब जैसे देखा होगा पारदर्शी शासन व्यवस्था संरचना के लिए पहली बात तो क्या होना चाहिए। अब जैसे इसमें क्या है, पारदर्शी शासन, पारदर्शिता की कमी है ना, तो इसमें पारदर्शी शासन के लिए हमें क्या क्या कमी वो करना चाहिए। पहली बात तो जैसे क्या है, धन का नियमित न गिनना,
जैसे काउंटिंग नहीं होती बैंक वगैरह में, देख लीजिए पूरा पूरा काउंटिंग रहता है। बैंक कब दिवाली हो जाती है, जब किसी को कर्ज दे देते हैं और वो कर्ज रिफंड नहीं होता, तो एनपीए की श्रेणी में चला जाता है, नॉन प्रॉफिट एसेट्स की श्रेणी में चला जाता है। विश्वसनीय तथा जिम्मेदार व्यक्ति की नियुक्ति न करना, जैसे मंदिर वगैरह हो, कोई मस्जिद वगैरह हो गया, कोई ट्रस्ट वगैरह हो गया, ठीक है ना। सीसीटीवी की निगरानी में न रखना। राजनीति से बहुत आपने देखा होगा, राजनीतिक प्रभाव से दूर रहना। कभी कभी क्या हो जाता है, राजनीतिक हस्तक्षेप भी होता है कि नहीं। और उत्तरदायित्व का अभाव, कोई मतलब जिम्मेदार कोई व्यक्ति नहीं है रिस्पॉन्सिबल, ठीक है ना। अब देखिए कुछ घटनाएं जैसे आती हैं, जैसे अभी हाल ही में जो देखा आदर्श हाउसिंग सोसाइटी स्कैम ये आया, हर्षद मेहता केस आया, कॉमनवेल्थ घोटाला आया, नीरव मोदी केस आया, ये सभी क्या आए आपके, ये टैक्स लेकर के भागने वाले व्यक्ति हैं कि नहीं है। तो पारदर्शिता में संस्थागत कमी है कि भाई आपने देखा आप बराबर उनको लोन दिए जा रहे हो और वो अचानक भागे जा रहे हैं, तो भैया आप इतना लोन क्यों दे रहे हो, ये राजनीतिक दबाव के कारण तो दिया गया था, है कि नहीं। तो ये आपके, अब इसमें कमियां थोड़ा देख लेते हैं इसमें वो करने के लिए। अब जैसे देखो ये आ गया, अब इसमें जैसे देखा सरकार ने क्या क्या अभियान बनाए, जैसे नियम बनाए। पहली बात, भगौड़ा अधिनियम के अलावा कई कई सारे नियम बनाए, जैसे विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन, आरटीआई हो गया, लोकपाल अधिनियम हो गया, नहीं आप समझे। और मानवाधिकार आयोग, मतलब कहीं भी आपको कुछ भी नहीं है, बस थोड़े थोड़े ये सबको ऐसे पॉइंट है जो केवल आपको डालना है बस, और कुछ नहीं कह सकते, ठीक है ना। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ये जीएस पेपर फर्स्ट का है। और जीएस पेपर फर्स्ट में देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो लोकतांत्रिक है, जो जनसांख्यिकी जो अव्यवस्था है, ठीक है ना, जो जनसांख्यिकी अव्यवस्था है किसी भी देश के लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के महत्वपूर्ण को क्या करती है, रूप को प्रभावित कर सकती है। और भारत में इस लोकतंत्र के जनसंख्या की बदलावों के प्रभावों की चर्चा करिए। सामाजिक सांस्कृतिक विविधता बनाए रखते हुए इन परिवर्तनों को प्रतिबंधित करने वाले उपाय क्या करिए, सुझाइए। एक चीज़ आप अच्छे से समझिए, जो जनसांख्यिकी किसे कहते हैं, तो देखिए ये क्या होता, क्या एक ऐसी आबादी होती है जो समय व स्थान के साथ साथ क्या होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है। एक ऐसी आबादी जो समय और स्थान के बाद परिवर्तित होते हैं। इसमें जनसंख्या के आकार में, संरचना में, विवरण में तथा जन्म, प्रवास, वयोवृद्धि में क्या आता है, आपका अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। तो हमने एक लाइन में इसके जनसांख्यिकी के बारे में लिख दिया कि नहीं लिख दिया। अब एक चीज़ आप समझिए इसमें से, अभी क्या हुआ था, ये चर्चा में क्यों आया था, क्योंकि हाल ही में उपराष्ट्रपति ने कहा कि जो जनसांख्यिकी अव्यवस्था है किसी भी देश में परमाणु बम से कम नहीं है, और ये लोकतंत्र के लिए क्या है, खतरा बन सकता है। खतरा कैसे बन सकता है, देखिए भारत में मान लो जैसे भारत की बात चल रही है, तो भारत में अभी जो यंग एज है लगभग 29 ईयर है कि नहीं। और आपने देखा ये युवा अवस्था है जिसमें अधिकांश जनसंख्या भारत की क्या है, युवा है। पहली बात तो यहाँ समस्या कैसी है, बेरोजगार की समस्या है। अब आपने देख लिया जैसे हम लोगों का जब मेंस हुआ था, आपने देखा प्री हुआ, तो 28 मई के बाद हमने अब तक 1.5 साल बर्बाद कर दिए, कुछ एग्जाम में नहीं दे रहे, केवल एक आंस में, है कि नहीं। तो बेरोजगारी बैठे हैं कि नहीं। अब एक चीज़ समझिए भाई, खर्च तो कमी नहीं है, अब देखो नवाचार में कमी आ गई, अधिकांश लोगों के पास कोई स्किलें नहीं है, ठीक है ना। बृहद स्पर्धा है आपकी, कट्टर धार्मिक कट्टरता बहुत ज़्यादा है, जागरूकता का अभाव है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, लोकतंत्र के लिए खतरा बन सकती है। इसके अलावा आपने देखा होगा जैसे बहुत सारे युवा हैं, तो जिस पार्टी को देंगे उसी क्षेत्र में तो उसका प्रतिनिधित्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब बेरोजगारी बहुत समय तक रहती है तो असामाजिक सुरक्षा बढ़ जाती है भाई, लोग खर्च करने के लिए चोरी और डकैती करने लगते हैं, है कि नहीं, साइबर क्राइम में लिप्त हो जाते हैं, ये सब चीज़ें रहती हैं। क्योंकि अब इसमें क्या कर सकते हैं, भारत के अधिकांश युवा क्या है आपके, वो लगभग 29 साल की युवा है। और एक चीज़ आप समझिए, अगर इनको स्किल नहीं दी जाती तो इनमें समस्याएं इन फ्यूचर आ सकती हैं। जैसे आपने ध्यान दिया होगा स्वास्थ्य संबंधी, 30 साल बाद अधिकतर आबादी कितनी होगी, 50 साल की होगी। शिक्षा व पूर्ण संबंधी आपने देखा है। उसके बाद कौशल विकास में कमी हो गया। अब इनके उपाय क्या क्या होते हैं, आपको एक लाइन में उपाय जरूर लिखना है, कमी को कम दर्शाना है। मैंने यहाँ पे इसमें थोड़ा डायग्राम ज़्यादा बना दिया, लेकिन यहाँ पर आपको उपाय ज़्यादा लिखने हैं। उपाय में जैसे हमारा जो पहला उपाय होगा कि कौशल विकास एवं रोजगार सृजन हो जाएगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यक्तियों को स्किल देना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नवाचार को प्रोत्साहित करना, ये सब सरकार की पहल रहती हैं, है कि नहीं। उसके बाद हमने देखा सरकार की क्या पहल है, जैसे जन शिक्षण संस्थान हो गया, प्रधानमंत्री कौशल योजना हो गया, स्किल योजना हो गया, मेक इन इंडिया हो गया, आयुष्मान भारत हो गया, स्वच्छ मिशन हो गया, समग्र शिक्षा कार्यक्रम आदि हो जाते हैं। तो आप एक चीज़ समझिए इसमें से, ये हमने 4 क्वेश्चन डिस्कस किए, और उम्मीद है आप अगर डेली का डेली, मैं कह रहा हूँ कि केवल आप 1 घंटे दीजिए, अभी हमें प्री में ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है ना। तो आप केवल 1 से 1.5 घंटे दीजिए, चूँकि आंसर राइटिंग के बगैर आप
ये समझ रहे हैं ना कि 2 घंटे में हो जाएगा, भाई फ्रस्ट्रेशन बहुत आ जाती है। आप समझ नहीं रहे क्या लिखें क्या ना लिखें, पूरा हम लोग केवल फैक्ट फैक्ट रट रहे हैं अभी। अच्छे से अगर बात कर लीजिए, अधिकांश लोगों को मूल अधिकार के जो आपके मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल राइट्स वो तक नहीं याद है। देखिए फंडामेंटल राइट्स वाला तो रह ही गया एक क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन थे। अब देखते हैं ये हमारा जो जीएस पेपर आपका सेकंड का है, मौलिक कर्तव्य। जो जीएस पेपर सेकंड में है इसको देख लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है आपका, हाँ, मौलिक कर्तव्य यद्यपि, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। मौलिक कर्तव्य यद्यपि न्यायोचित नहीं है, संवैधानिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कर्तव्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चर्चा करिए। एक चीज़ आप समझिए, जो मौलिक कर्तव्य सभी को मालूम है, भाग 4 के का में या 4 के ए में अनुच्छेद 51 के ए में जोड़ा गया था, है कि नहीं। तो ये मूल संविधान में थे नहीं। तो अब एक चीज़ समझिए आप लोग, तो इनको इसमें थोड़ा सा केवल मौलिक कर्तव्य के बारे, फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में आपको बता देना है। जैसे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 51 के काम में मौलिक कर्तव्यों का क्या किया गया, उल्लेख किया गया। चूँकि ये क्या है, हमारे न्यायोचित नहीं है, फिर भी हमारे संवैधानिक लक्ष्यों को पूरा करने में निम्न भूमिका निभा सकते हैं। बस इतना लिख देना है। और उसके बाद आपने देखा निम्न भूमिका कैसे निभा सकते हैं, इसके बारे में देख लिए। राष्ट्रीय एकता और अखंडता के रूप लक्ष्य को प्राप्त करने में, जैसे हमारे देखा राष्ट्रीय एकता है और अखंडता भी है, तो आर्टिकल 51 के पहले में बता दिया गया आपका। 51 का में इसके बारे में बताया गया कि नहीं। सॉरी। उसके बाद आपने देखा होगा दूसरा पर्यावरणीय गोल को कम करना, जैसे 51 के फर्स्ट के जी में दिया गया है कि हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। उसके बाद आपने देखा शैक्षणिक क्या है, गोल है, आपने देख लिया आपका। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 51 का में 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, इसमें 6 साल से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा किया गया है कि नहीं, 6 से 14 वर्ष के लिए। अब आपने देखा कि सांस्कृतिक सुरक्षा है, आर्टिकल आपने देख लिया ना, अनुच्छेद 51 की 6 में क्या है, सांस्कृतिक सुरक्षा के बारे में बताया गया, धरोहर के बारे में बताया गया है। इसके अलावा अन्य क्षेत्र जैसे शैक्षिक हो गया, सामाजिक हो गया, आर्थिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में भी लोक सहायता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन, फंडामेंटल ड्यूटी। इस प्रकार कह सकते हैं मूल अधिकार संवैधानिक लक्ष्यों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब इसमें बताओ कठिन क्या है। अगर हमें फंडामेंटल ड्यूटी पूरी याद है 11-11, तो हम आसानी से लिख सकते हैं भैया, समझ रहे हो ना। तो कोई भी क्वेश्चन आपको कठिन नहीं होता, बस धीरे धीरे आप लगे रहिए। अगर आपको एसडीएम या पीसीएस बनना है, ध्यान रखना 1000+ पोस्टें हैं। और एक मैं और आपको बता दूं जानकारी के लिए, हमारा एक प्रोग्राम लॉन्च होने वाला है जो आपका पीटी फैक्ट पर रहेगा। अब मैं बहुत मेरा जो कि कोर्स कोचिंग रहती है, तो मैं पूरा नहीं डाल सकता आपको, लेकिन हम पीसीएस फैक्ट के बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, केवल एक क्वेश्चन उसके बारे में पढ़ाएंगे। पीटी फैक्ट ये आप समझ लीजिए, पीटी फैक्ट के हमारे पूरे क्वेश्चन हमारे तैयार हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें 30 सेट लगभग रहेगा, 30 सेट में पूरा आपका कवर हो जाएगा, उसके बाहर आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, थैंक यू।